अब अगला चैप्टर है आपका प्रोसेस। ओके, प्रोसेस मैनेजमेंट। उसके अंदर सबसे पहले हम थोड़ा प्रोसेस के बारे में जानते हैं, क्या होता है प्रोसेस। प्रोसेस कुछ नहीं, एक सिंपल प्रोग्राम ही होता है। ठीक है, जैसे जो प्रोग्राम होता है वही जब एग्जीक्यूट होता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, आपका प्रोसेस। तो ऐसे बोल सकते हो कि प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, इज कॉल्ड प्रोसेस। क्योंकि प्रोग्राम के साथ साथ और भी कई सारी चीजें होती हैं साथ में। ठीक है, प्रोग्राम प्लस रन टाइम एक्टिविटी और भी कई सारी चीजें होती हैं, तो वो पूरा क्या बन जाता है, आपका प्रोसेस बन जाता है। तो जैसे मैं बोलूं, जैसे आप हाई लेवल प्रोग्राम लिखते हो, मान लो इंक्लूड हैज इंक्लूड stdi.h, ये मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं। void main int इंटीजर a कॉमा b केयर c, कुछ भी लिख दो, a इक्वल टू b प्लस c। ओके, डेटा टेस्ट, मान लो ये आपके पास एक प्रोग्राम है। तो कंपाइलर क्या करता है, इसको लो लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। ओके, किसमें, लो लेवल। लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, इतना समझो। ओके, तो ये आपका क्या है, प्रोग्राम है। ये आपका क्या है, एक प्रोग्राम है। आपका क्या है, प्रोग्राम है। तो यहां पे एक चीज लिख सकते हो कि प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस। प्रोग्राम प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज प्रोसेस। ओके, अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम के साथ साथ और भी कुछ चीजें होती है ना, तो प्रोसेस इक्वल टू प्रोग्राम प्लस रन टाइम एक्टिविटी। रन टाइम एक्टिविटी। ओके, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपका प्रोग्राम होता है, जैसे मान लीजिए आपकी मेन मेमोरी है। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है। जो रन टाइम एक्टिविटी, उसके साथ और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका डेटा है, कोड सेक्शन है ना। तो और भी कई सारी चीजें इसके साथ होती हैं। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि प्रोग्राम प्लस रन टाइम एक्टिविटी क्या है, आपका पूरा प्रोसेस काउंट किया जाएगा। क्या, प्रोसेस काउंट किया जाएगा। और चाहो एक दो चीजें लिख लो प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस पॉइंट डाल के छोटे छोटे, जैसे सबसे पहला तो वही है कि प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है। दूसरा, एन, प्रोसेस क्या है, एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम, ये भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका, जो आपका प्रोसेस है वो क्या है, आपका शेड्यूलेबल है और डिस्पैचेबल है। डिस्पैचेबल यूनिट, ये अभी आगे चल के देखोगे। नेक्स्ट है आपका, ये क्या है आपका प्रोसेस, क्या है, यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ, या बोल दो एग्जीक्यूशन सीपीयू। ठीक है, यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन सीपीयू। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, लोकस ऑफ कंट्रोल। ओके, वेस्ट डालना है यहाँ पे। तो ये कुछ चीजें रिलेटेड है प्रोसेस से रिलेटेड। याद नहीं करना है, फिर बता रहा हूँ मैं, पढ़ लेना बस। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, एन इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम, शेड्यूलेबल, ठीक है, शेड्यूलेबल और डिस्पैचेबल यूनिट, प्रोग्राम ऑफ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, लोकस ऑफ कंट्रोल। तो मोटा मोटा इतना है, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज अ प्रोसेस। प्रोसेस इक्वल टू प्रोग्राम प्लस रन टाइम एक्टिविटी। जैसे आपकी मेन मेमोरी है, ये मान लो प्रोग्राम पड़ा हुआ, उसके साथ और भी अन्य चीजें होती हैं, जैसे डेटा, कोड सेक्शन, और भी कई चीजें होती हैं। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोसेस। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो हो ही गया, डेफिनेशन वगैरह हो ही गई। अब हम देख लेते हैं प्रोसेस
process as a data structure, process as a data structure। जैसे सबसे पहला इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लें, जो कि हमने कर ली पीछे। डेफिनेशन क्या होता है प्रोसेस? डेफिनेशन की बात करी तो या कुछ इंस्ट्रक्शन बोल दो या बोल दो प्रोग्राम। तो डेफिनेशन तो हो गई इसकी, ओके। अब नेक्स्ट है आपका, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, प्रोसेस को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। रिप्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ओके, ये भी हम करके दिखाते हैं आपको, ओके। तीसरा है कि भाई प्रोसेस के ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ऑपरेशन। चौथा है कि प्रोसेस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देख ली, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है, ओके। और रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, एक प्रोसेस को आप मेन मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो यहां पे डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस, या बोल दो इम्प्लीमेंटेशन, ओके। तो कैसे दिखाओगे इसको? जैसे मान लो ये अपने पास, एक सेकेंड थोड़ा लाइन खींच लेते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास एक लाइन है, ओके। ये अपने पास सॉरी मेन मेमोरी है, ठीक है, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी तो कैसा क्या सीन हो रहा होता है, प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ इसके लिए स्टैक अलॉट होगा, ठीक है, और कुछ आपकी हीप मेमोरी। अच्छा, हीप और स्टैक का साइज घटता बढ़ता रहता है, ओके। फिर क्या होता है, उसके साथ साथ आपका डेटा सेक्शन होता है, ये पूरा प्रोसेस है, ओके। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा सेक्शन होता है, उसके लिए कोड सेक्शन होता है, कोड, और बोल लो टेक्स्ट सेक्शन, टेक्स्ट सेक्शन। तो ये कुछ सिनेरियो होता है आपका प्रोसेस का, ओके। तो जो स्टैक मेमोरी उसमें क्या होता है, आपके जो भी प्रोग्राम होगा उसमें जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो किधर, स्टैक मेमोरी में सेव होते हैं। लोकल वेरिएबल फंक्शन पैरामीटर्स, पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेस हो गया, पैरामीटर्स रिटर्न एड्रेस, ओके। जो आपका डेटा सेक्शन है इसमें आपकी ग्लोबल एंड स्टैटिक, डेटा सेक्शन एक तरीके का क्या है, स्टैटिक मेमोरी, ओके। ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स यहाँ पे स्टोर होते हैं आपके डेटा सेक्शन में इधर। और आपका अगर आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना है तो हीप में होगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ओके। तो ऐसे कुछ रिप्रेजेंट होता है, ये पूरा क्या आपका प्रोग्राम है, ठीक है। ये पूरा आपका क्या सॉरी प्रोसेस है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसेस को। अगर बड़ी पिक्चर दिखाई जाए, यहाँ पे छोटा स्मॉल करके लिख लो, अगर बड़ी पिक्चर दिखाई जाए, छोटी दिखाई जाए तो कुछ ऐसा होता है। ये मान लो ओएस है और ये मान लो आपका क्या है, प्रोग्राम है, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये प्रोसेस को ऐसे दिखा दो पूरा, ओके। तो ये है आपका मेन मेमोरी। ऐसे कुछ सिनेरियो होता है प्रोसेस का, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, प्रोसेस को, ओके। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन अ प्रोसेस। अच्छा, कोई ये ना सोचे कि इसमें आप टाइम नहीं दे रहे हो, जितना टाइम इंपॉर्टेंट है मैं उतना टाइम दे रहा हूँ। अब ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, इसमें मैं क्या समझाऊं, जैसे स्टैक है, हीप है, पता है आपको, आप पढ़ के आए हो सी प्रोग्रामिंग। ऑब्वियसली जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगा वो हीप में होगा। डेटा सेक्शन के अंदर आपके ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल आते हैं, फिर कोड सेक्शन होगा, ओके। हाँ, मेन मेमोरी में क्या, जब भी आप
अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तुरंत ही क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे बूटिंग प्रोसेस होता है, तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम उठ के किधर मेन मेमोरी में आता है। तो जैसे मान लो मेन मेमोरी में P1 प्रोसेस पड़ा हुआ है, तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा उस प्रोसेस को। ओके, फिर है क्या क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो एक प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहला तो उसको क्रिएट ही करोगे, क्रिएट करोगे। जब क्रिएट करोगे ऑब्वियसली उसको रिसोर्सेस क्या करोगे, अलॉट करोगे। रिसोर्सेस, रिसोर्स एलोकेशन होगा यहाँ पे जो क्रिएट करोगे आप उस प्रोसेस को। दूसरा क्या करोगे, उसको शेड्यूल करोगे कि भाई कब रन होगे आप, शेड्यूल एंड रन, शेड्यूल करना पड़ेगा ना कि कब रन होगा भाई, फिर रन हो गया, शेड्यूल एंड रन, ये सारी स्टेट्स हैं एक तरीके से। तीसरा आपका वेट एंड ब्लॉक, अगर कुछ आईओ रिक्वेस्ट वगैरह करनी है, ठीक है, तो आप वेट स्टेट में जाते हो। चौथा है आपका, अगर मान लो यहाँ पे जगह खाली नहीं है तो क्या सस्पेंड भी करते हो उसको आप, सस्पेंड एंड रिज्यूम। पांचवा है अपने पास टर्मिनेट, अगर कंप्लीट हो गया टर्मिनेट। तो जब टर्मिनेट करोगे, जब क्रिएट किया था आपने तब रिसोर्स एलोकेट किए थे, जब आप टर्मिनेट करोगे तो रिसोर्सेस डी एलोकेट करोगे। ओके, तो यहां पे क्या होगा, रिसोर्स डी एलोकेशन, रिसोर्स डी एलोकेशन, डी एलोकेशन। ओके, तो एक प्रोसेस के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले आप उसको क्रिएट करोगे, जब क्रिएट करोगे क्रिएशन के टाइम पे आप उसको क्या रिसोर्स एलोकेट करोगे, तो क्या बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन। फिर क्या शेड्यूल करोगे उसको और रन करोगे। ओके, फिर है ये सारी स्टेट्स हैं, वेट या ब्लॉक स्टेट। ओके, जब आप आईओ वगैरह करने जाओगे तो आप वेट स्टेट में जाओगे। फिर अगर यहाँ जगह खाली नहीं होती है तो उसको क्या सस्पेंड कर देते हो, और जगह जैसे ही खाली हुई तो फिर उसको क्या दोबारा से रिज्यूम कर देते हो। पांचवा स्टेट क्या आपकी टर्मिनेट, जब आपका प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तब आप उसको क्या टर्मिनेट कर देते हो। जैसे ही टर्मिनेट करोगे आपने जो भी उसको रिसोर्सेस अलॉट किए थे वो क्या करोगे, ले लोगे, या बोल दो रिसोर्स डी एलोकेशन। ओके, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं आपके प्रोसेस पे। अब नेक्स्ट है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोसेस, क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे। तो सबसे पहला है दिमाग में आएगा प्रोसेस आईडी, क्या आपका प्रोसेस आईडी या बोलो पीआईडी। दूसरा क्या है उसका प्रोग्राम काउंटर। तीसरा जनरल पर्पज रजिस्टर्स। चौथा चौथा कि किस टाइप का प्रोसेस है। पांचवा साइज कितना है उस प्रोसेस का, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। 7 मेमोरी लिमिट्स, भाई क्या साइज लेगा वो। 8 आपकी प्रायोरिटी, प्रोसेस प्रायोरिटी भी होती है कि कौन प्रोसेस, भाई जैसे 5 प्रोसेस हैं तो उसमें प्रायोरिटी भी चलती है कुछ, कि कौन प्रोसेस पहले जाएगा, तो वो भी आपका एट्रीब्यूट है। 9 नंबर है आपका स्टेट, ठीक है, ये सारी स्टेट्स ही हैं एक तरीके से। फिर है अपने पास लिस्ट ऑफ फाइल्स, क्या क्या उसमें फाइल है, लिस्ट ऑफ फाइल्स। तो ये सारे क्या है एट्रीब्यूट्स, याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये आपके एट्रीब्यूट्स हो गए। पीआईडी मतलब प्रोसेस आईडी। चौथा टाइप, किस टाइप का प्रोसेस है, प्रोग्राम काउंटर उसके लिए, जनरल पर्पज रजिस्टर उसके लिए, मेमोरी लिमिट्स, प्रायोरिटी क्या प्रोसेस की प्रायोरिटी है, क्या क्या स्टेट्स हैं, और उसके साथ साथ आपकी लिस्ट ऑफ फाइल्स। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी एट्रीब्यूट में आ गई। ज़्यादा जनरली जो पूछा जाता है पीआईडी वगैरह, साइज हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, और प्रायोरिटी और स्टेट। ओके, तो ये याद रखना है आपको। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, डेफिनेशन पहले कंप्लीट हो गई थी, रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, ऑपरेशन बता दिया, क्रिएट हो गया, शेड्यूल, रन, वेट, ब्लॉक, आपका सस्पेंड, रिज्यूम और टर्मिनेट, ये सारी स्टेट्स ही हैं, और फिर आपके एट्रीब्यूट्स। तो हमने ये सब कुछ आपको डिस्कस करके आपको बता दिया। ओके, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे प्रोग्राम आपका जब मेन मेमोरी में पड़ा होता है, हर एक प्रोसेस के लिए, जैसे मान लो कई सारे प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, इन सब का क्या होता है, पीसीबी होता है। पीसीबी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, पीसीबी मतलब आपका प्रोग्राम कंट्रोल
कंट्रोल ब्लॉक। हर एक प्रोसेस का प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक होता है, ठीक है। इसके लिए भी इसका पीसीबी होगा, इसके मान लो पीसीबी 1 बोल दो इसको, पीसीबी 2, इसके लिए पीसीबी 3। ये भी कहाँ, मेन मेमोरी में ही पड़ा होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो भी सारे एट्रीब्यूट्स हैं प्रोसेस के, वो सब किसमें, आपके इसमें स्टोर होते हैं। जो भी सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो किसमें, पीसीबी में होते हैं, किसमें, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में। और ये कहाँ होता है, मेन मेमोरी में ही पड़ा होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, समझाऊं। जैसे मान लो प्रोसेस P1 जो है वो अभी सीपीयू पे करंट टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी सारे चेंजेस इसमें हो रहे होंगे, क्योंकि करंट टाइम पे P1 रन हो रहा है, तो जो भी सारे चेंजेस हैं उसके साथ साथ आपका क्या, जो आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है ये भी आपका मॉडिफाई हो रहा होगा साथ साथ में, ठीक है। कंटेंट इसमें भी सेव हो रहा होगा, कंटेंट इसमें भी सेव हो रहा होगा। जैसे ही सपोज मान लो ये निकला मेन मेमोरी से, ये निकल गया, तो जो भी कंटेंट, जो भी मॉडिफिकेशन आपने सीपीयू ने जो भी यहाँ पे हुआ है वो तुरंत इसमें सेव होगा पीसीबी में, ओके। तब ये निकल के जाएगा अपना प्रोसेस P1। फिर अगर जैसे P2 आएगा, जैसे P2 आएगा तुरंत पीसीबी किसका, किसका, P2 का लोड होगा। अब फिर जो भी इसमें करोगे यहाँ पे भी चेंजेस होंगे। तो ये चीज हमें याद रखना, हर एक प्रोसेस का अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर होता क्या है, सारे एट्रीब्यूट्स, बेटर है लिख दो यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ओके। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे मान लो मेन मेमोरी में बना दूं यहाँ पे, ये मान लो मेन मेमोरी है, ओके। और जैसे मैं बोलूं P1 प्रोसेस यहाँ पे पड़ा हुआ है, मान लो एड्रेस है आपका 3000, यहाँ पे एग्जीक्यूट, यहाँ पे P2 पड़ा हुआ है, मान लो 3002 पे, ओके। तो इसका जो प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक होगा P1 का, वो भी मेन मेमोरी में होगा। तो यहाँ पे डाल लो आप पीसीबी 1, पीसीबी 2, ओके। तो जब ये, और पीसीबी क्या क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक। इसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स किसके, P1 के। हर एक प्रोसेस का अपना पीसीबी है, तो पीसीबी 1 में डाला, इसका मतलब इसमें किसके एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोसेस 1 के। बस ये चीज हमें याद रखना, ओके। अब जैसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे पीसीबी बता दिया मैंने, हालांकि यहां पे लिख लो ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर डिस्क्रिप्टर, प्रोसेस डिस्क्रिप्टर, कुछ छोटे छोटे टर्म है। अगला है अपने पास कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या होता है, कंटेक्स्ट है द कंटेंट ऑफ पीसीबी ऑफ अ प्रोसेस। जो भी कंटेंट होता है आपके प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में, भाई हर एक प्रोसेस का पीसीबी होता है, उसके अंदर क्या कंटेंट होगा, जो भी कंटेंट होगा, ठीक है। प्रोसेस आर कलेक्टिवली known as context of that process। तो बेसिकली अगर मोटा मोटा देखा जाए तो जो पीसीबी के अंदर जो कंटेंट होता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कंटेक्स्ट, ओके। अब नेक्स्ट है कंटेक्स्ट स्विच। ये कैसे होता है, सपोज मान लो एक प्रोग्राम रन हो रहा है, ये प्रोग्राम रन हो रहा है, सपोज ये प्रीएम्प्ट हो गया तो दूसरा आ गया, तो ये कंटेक्स्ट स्विच हो गया। ये क्या हो गया, कंटेक्स्ट स्विच हो गया। आप P1 से आप किधर सीपीयू पहले इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, अब जैसे मान लो ये आईओ के लिए चला गया तो कंटेक्स्ट स्विच हो गया, आप किस पे आ गए, ये P2 पे आ गया, P2 को एग्जीक्यूट करने लगा, स्विचिंग हो गई ना। तो कंटेक्स्ट स्विच क्या होता है आपका, और एक्चुअल हो क्या रहा होता है कंटेक्स्ट स्विच में, ध्यान से देखो क्या हुआ यहाँ पे, पहले P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर स्विचिंग हुई, कंटेक्स्ट स्विच हुआ और P2 पे आ गया। तो इसमें हुआ क्या होगा, इसमें हुआ क्या होगा, सुनना,
context save of current रनिंग प्रोग्राम। कंटेक्स्ट मतलब कंटेंट, कंटेक्स्ट मतलब कंटेंट, करंट रनिंग प्रोग्राम कौन सा, P1, इसको क्या करोगे, सेव करोगे। रनिंग प्रोग्राम या बोलो रनिंग प्रोसेस, रनिंग प्रोसेस, रनिंग प्रोसेस फ्रॉम CPU टू इट्स PCB, जो मैंने अभी पीछे बताया था कि भाई जो करंट रनिंग प्रोसेस है क्या है आपका, P1 है। जैसे ही कंटेक्स्ट स्विच होगी तो जो भी कंटेक्स्ट है वो पहले सेव करोगे किधर, उसके PCB में। कंटेक्स्ट सेव ऑफ अ करंट रनिंग प्रोग्राम आपका P1, इसका जो भी कंटेक्स्ट है तुरंत सेव करोगे PCB में फ्रॉम CPU टू इट्स PCB। एंड कंटेंट, अब अगला कौन आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, प्रोसेस P2, तो इसका जो कंटेंट है वो किधर, PCB से किधर, इधर लाओ, यहाँ पे सेव, यहाँ पे लोड करो। कंटेंट या बोलो कंटेक्स्ट बोलो ज्यादा बेटर है, कंटेक्स्ट लोड, नोट्स में भी कंटेक्स्ट कर लेना, लोड ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस फ्रॉम, और ये पीसीबी कहाँ, मेन मेमोरी में ही पड़ा है अभी, ये मत सोचना कि हम सेकेंडरी मेमोरी से ला रहे, नहीं, ये मेन मेमोरी में ही पड़ा है। फ्रॉम CPU टू इट्स PCB। ओके, अब करंट रनिंग प्रोग्राम क्या है आपका, P1 नहीं, यहां से हमने कंटेक्स्ट स्विच किया किधर, P2 पे आ गए। तो जो पुराना वाला प्रोसेस था, मान लो P1 जो करंट रनिंग प्रोग्राम था, उसका जो भी कंटेक्स्ट है उसको हमने किधर, CPU से उसके PCB में सेव किया। उसके बाद जो कंटेक्स्ट किसका, कंटेक्स्ट मतलब कंटेंट किसका, PCB का, दोबारा हमने, अब क्योंकि P2 एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो इसके जो भी मतलब इसका कंटेक्स्ट है वो हम लोड करने जा रहे हैं। ओके, कंटेक्स्ट लोड ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस फ्रॉम CPU टू इट्स PCB, CPU टू इट्स, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, PCB टू CPU। ओके, क्योंकि अब हम P2 को रन करने जा रहे हैं ना, तो कंटेक्स्ट लोड ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस फ्रॉम PCB से, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से किधर, CPU को, PCB टू CPU। ओके, तो ये होता है आपका कंटेक्स्ट स्विच। और जो कंटेक्स्ट स्विच परफॉर्म करता है वो क्या है, एक प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है, डिस्पैचर। कंटेक्स्ट स्विच जो परफॉर्म करता है उसका नाम क्या है, डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या है, एक प्रोग्राम है, यहां पे लिख लो डिस्पैचर, ये कुछ भैया छोटे छोटे टर्म है। ओके, डिस्पैचर इज अ स्मॉल प्रोग्राम, वायो वगैरह में पूछ लेते हैं, स्मॉल प्रोग्राम ऑफ OS which performs context switch। क्या परफॉर्म करता है, कंटेक्स्ट स्विच। ओके, अब कंटेक्स्ट स्विच कौन परफॉर्म करता है, आपका डिस्पैचर। डिस्पैचर है क्या, एक प्रोग्राम है OS का। ओके, ये वाला प्रोसेस तो समझ में आ गया ना। कंटेक्स्ट स्विच वाला क्या होता है, जैसे मान लो CPU अभी करंट में P1 को रन कर रहा है, जैसे ये डिस्पैचर क्या कंटेक्स्ट स्विच करवाएगा, तो क्या जो करंट रनिंग प्रोग्राम P1 है, जो भी इसका कंटेक्स्ट है वो किधर सेव करोगे, इसके PCB में। और अब आप कंटेक्स्ट स्विच किस पे किए, स्विच किस पे किए, P2 पे, तो P2 का PCB उठा करके किधर, CPU में लोड कर दोगे। ये होता है कंटेक्स्ट स्विच, और परफॉर्म कौन करता है, डिस्पैचर। नेक्स्ट है आपका कंटेक्स्ट स्विच, कंटेक्स्ट स्विच टाइम। ओके, कंटेक्स्ट स्विच टाइम, ये क्या है आपका, टाइम टेकन बाय dispatcher for performing context switch। भाई कंटेक्स्ट स्विच टाइम क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो दिमाग में हमारे ये आएगी कि कंटेक्स्ट स्विच परफॉर्म कौन करता है, डिस्पैचर। तो भैया डिस्पैचर जितना टाइम लगाएगा
वही आपका क्या हो जाएगा, कंटेक्स्ट स्विच टाइम हो जाएगा, टाइम टेकन बाय डिस्पैचर फॉर परफॉर्मिंग कंटेक्स्ट स्विच। ओके, तो कंटेक्स्ट स्विच टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीसीबी साइज। क्योंकि कंटेक्स्ट स्विच में क्या होता है, जो करंट रनिंग प्रोग्राम है उसका कंटेक्स्ट सेव होता है पीसीबी में, और जिस पे आपने स्विच किया है अगले प्रोसेस पे उसका पीसीबी किधर, सीपीयू में लोड होता है। तो भाई जितना ज्यादा कंटेंट होगा पीसीबी के अंदर उतना ज्यादा टाइम लगेगा कंटेक्स्ट स्विच में। ओके, तो ये चीज यहां से आप थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। अब हम थोड़ा प्रोसेस स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं कि प्रोसेस की क्या क्या स्टेट्स होती हैं। प्रोसेस स्टेट्स सबसे पहले देख लेते हैं प्रीएम्प्टिव के लिए, प्रीएम्प्टिव ओएस के लिए। ओके, प्रीएम्प्टिव के लिए तो सबसे पहले एक स्टेट है न्यू, जहां पे सारे प्रोसेस इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, सारे प्रोसेस, जो भी सारे प्रोसेस हैं वो सारे यहाँ पे न्यू स्टेट में इंस्टॉल्ड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका रिसोर्स, अब न्यू है सारे, क्या रिसोर्स यहाँ पे एलोकेट होते हैं, रिसोर्स एलोकेशन। फिर अगली स्टेट क्या है, रेडी स्टेट। कौन सी आपकी, रेडी स्टेट। अब जो लोग रन होना चाहते हैं वो सारे रेडी स्टेट में होता है। असल में यहाँ क्या क्यू होता है, यहाँ पे क्यू होता है। ओके, जो लोग देखो जैसे मतलब 10 प्रोसेस है, 10 में से पूरे 10 न्यू स्टेट में है, सपोज 5 है जो एग्जीक्यूट होना चाहते हैं वो रेडी में होंगे। ओके, फिर क्या है आपकी अगली स्टेट, क्या है रनिंग स्टेट। क्या आपकी रनिंग स्टेट, और फिर क्या अगर कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन तो टर्मिनेटेड। ठीक है, ये अगली स्टेट है। अगर आयु वगैरह करने जाएंगे तो उसके लिए क्या आपकी वेटिंग, या बोल दो ब्लॉक्ड स्टेट है। कौन सी, ब्लॉक्ड स्टेट है। तो ये मेजर स्टेट है, ये मेजर स्टेट में, मेजर स्टेट है। तो जो भी सारे नए प्रोसेस हैं वो किधर, जो भी सारे जितने हैं वो सब न्यू स्टेट में होंगे। अब जिनको एग्जीक्यूट होना है वो पहले रेडी क्यू में आएंगे, फिर रेडी क्यू से एग्जीक्यूट होंगे। तो और न्यू से रेडी क्यू में, इस स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेसेस को लाना किसका काम होता है आपका, किसका काम होता है, एलटीएस का। एलटीएस इन द सेंस, एलटीएस का मतलब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ओके ओके, तो ये हो गया आपका रेडी क्यू। फिर रेडी क्यू से शेड्यूल होता है और रनिंग के लिए जाता है। तो यहाँ पे क्या कौन काम करता है, इसको बोल दो शेड्यूलर या बोल दो डिस्पैचर। ओके, अब प्रीएम्प्टिव है तो ऐसा हो सकता है कि भाई ओएस फोर्सफुली प्रोसेस को क्या स्नैच भी कर सकता है। ठीक है, खींच भी ले भी सकता है, किससे, सीपीयू से खींच भी सकता है। तो उस केस में क्या प्रोसेस आपका क्या प्रीएम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रीएम्पशन, क्या आपका प्रीएम्पशन। ओके ओके, यहाँ पे रनिंग स्टेट में आया था, रन हो रहा था, लेकिन प्रीएम्प्टिव है तो ओएस स्नैच भी कर सकता है सीपीयू से। अगर नहीं स्नैच हुआ तो क्या प्रोसेस कंप्लीट होगा, अगर कंप्लीट होगा तो किधर एग्जिट होगा, किधर जाएगा, टर्मिनेटेड स्टेट में, अगर कंप्लीट हो गया इसका एग्जीक्यूशन। ओके, अगर ऐसा नहीं है, मान लो कि रन हो रहा है, यहाँ पे रन हो रहा है और कुछ उसको इनपुट आउटपुट कुछ रीड राइट परफॉर्म करना, आईओ रिक्वेस्ट आई, तो किधर आ जाएगा वो, तो वो इधर आ जाएगा वेटिंग स्टेट में, वेटिंग फॉर कुछ आईओ वगैरह करना है ना, आईओ और इवेंट। ओके, जैसे उसने आईओ कंप्लीट किया तो फिर से किधर, यहां पे डायरेक्ट नहीं जाएगा, रेडी क्यू में जाएगा। यहां पे जैसे उसने कंप्लीट कर लिया अपना आईओ, तो यहां पे क्या बोलोगे, आईओ और इवेंट कंप्लीशन। तो ये कुछ स्टेट्स हैं अपने पास, ये कुछ स्टेट हैं प्रीएम्प्टिव के केस में। सबसे पहली स्टेट है न्यू स्टेट, जिसमें सारे प्रोसेस इंस्टॉल्ड होते हैं। दूसरा, जिनको एग्जीक्यूट होना है उनको लेके कौन जाता है रेडी क्यू में, आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उनको शेड्यूल करता है रेडी क्यू में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने जा रहे हैं। फिर शेड्यूलर क्या करता है, उनको रनिंग स्टेट तक भेजता है, या बोल सकते हो शेड्यूल करता है उनको, फिर वो रनिंग के लिए जाते हैं, या बोलो डिस्पैचर। ओके, सपोज रन हो रहा है, मान लो कि प्रीएम्प्ट हो गया
तो प्रीएम्पशन के टाइम पे ऐसे दिखाओगे, दोबारा आप रेडी क्यू में पहुंच जाएंगे वो प्रोसेस, अगर प्रीएम्प्ट हो गए। या फिर अगर उसको कुछ आयो वगैरह करना है तो किधर, वो वेटिंग स्टेट में निकल जाएंगे। और वेटिंग स्टेट में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि जैसे उन्होंने आयो कंप्लीट कर लिया दोबारा से सीधे रनिंग में भेजोगे, नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस टाइम पे। तो बेटर ये है कि उसको किधर, रेडी क्यू में डालोगे, फिर से यहाँ पे शेड्यूल होगा, रेडी क्यू में आएगा यहाँ पे। जैसे मान लो ये प्रोसेस है P1 P2 P3, तो मान लो P1 गया, ठीक है, शेड्यूल हुआ, डिस्पैच हुआ, रनिंग हो रहा है, रनिंग स्टेट में रन हो रहा है, ठीक है। अब इसको कुछ आयो परफॉर्म करना है, तो ये आ गया वेटिंग में, P1 किधर आ गया, वेटिंग में। तो क्या ऐसा थोड़ी ही खाली हो जाएगा, फिर क्या नया P2 एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे P2 पहुंच जाएगा, P2 एग्जीक्यूट होने लगेगा। सपोज यहाँ पे P1 का आयो खत्म हुआ, आयो खत्म हुआ तो डायरेक्ट रनिंग स्टेट में मत भेज देना, नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी P2 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो किधर भेजोगे उसको, फिर से किधर, रेडी क्यू में भेजोगे, तो किधर, P3 के पीछे आएगा यहाँ पे P1। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट स्टेट क्या आपकी, टर्मिनेटेड। सिंपल है, अगर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो किधर एग्जिट हो जाएगा, ऑब्वियसली किधर, टर्मिनेटेड स्टेट में निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कंप्लीट हो गया प्रोसेस ना, तो रिसोर्स डी एलोकेशन, ये हो गया पूरा प्रीएम्प्टिव के केस में, प्रीएम्प्टिव के केस में। ओके, तो अगर चाहो, अगर नॉन प्रीएम्प्टिव का दिखाए तो बस ये लाइन हट जाती है, क्योंकि प्रीएम्पशन नहीं होगा उसमें। जैसे मैं दिखाऊं, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस स्टेट्स, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस स्टेट्स, उसमें क्या होगा, सिंपल, सारे प्रोसेस जो भी नए आए हुए हैं वो न्यू स्टेट में इंस्टॉल्ड होंगे, फिर जिनको एग्जीक्यूट होना है उनको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो शेड्यूल करेगा, उनको रेडी स्टेट में भेजेगा। ओके, जिनको एग्जीक्यूट होना है उधर किधर, रेडी स्टेट बोल दो या बोल दो रेडी क्यू में आ जाएंगे, और इनको शेड्यूल कौन करेगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। फिर क्या होगा, यहाँ से शेड्यूल होंगे वो प्रोग्राम, शेड्यूल या बोल लो डिस्पैच, और यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम रन होगा, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम रन होगा वो कौन डिसाइड करता है, यहाँ पे लिख लो, कौन सा प्रोग्राम रन होने जाएगा। जैसे इसमें एक रेडी क्यू है, यहाँ पे क्यू होता है ऐसे, इसमें कई सारे प्रोसेस यहाँ पड़े होते हैं, तो कौन सा प्रोग्राम रन होगा वो डिसीजन कौन लेगा, या बोलो कौन सा प्रोसेस रन होगा वो डिसीजन कौन लेगा, आपका STS, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसका काम सिर्फ क्या होता है, डिसीजन लेना कि कौन भाई जाएगा एग्जीक्यूट होने, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। एक मिड टर्म भी होता है, अभी बताऊंगा उसको। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है कि भाई जो भी नए प्रोसेस हैं उनको उठा करके, उसमें से जो भी एग्जीक्यूट होना चाहते हैं उनको उठा करके रेडी क्यू में ले आओ। फिर रेडी क्यू से क्या शेड्यूल होंगे या डिस्पैच होंगे रनिंग के लिए, तो उसका डिसीजन कौन लेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लेगा, वो सिर्फ डिसीजन लेता है बस। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आए हुए उसमें से कौन सा एग्जीक्यूट होगा वो कौन डिसीजन लेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लेगा। ओके, फिर शेड्यूल होगा, डिस्पैच होगा, किधर, रनिंग के लिए जाएगा, आ गया भाई रनिंग के लिए। अब इसमें प्रीएम, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है तो प्रोसेस प्रीएम नहीं होगा, पूरा एग्जीक्यूशन के बाद सीधे क्या, किधर जाएगा, टर्मिनेटेड स्टेट में। ओके, लेकिन अगर उसको कुछ आयो वगैरह परफॉर्म करना है तो किधर आएगा, वेटिंग एंड या बोलो ब्लॉक्ड स्टेट में। ओके, यहाँ पे अगर उसको कुछ आयो वगैरह करना है, वेटिंग फॉर आयो इवेंट, आयो और इवेंट। जैसे उसने आयो कंप्लीट किया तो किधर, रेडी में चला जाएगा, रेडी क्यू में, डायरेक्ट रनिंग में नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कोई ना कोई एग्जीक्यूट हो रहा होगा। यहाँ पे क्या आएगा, आयो और इवेंट क्या आपका कंप्लीशन, तो ये आपका यहाँ पे क्या, एग्जिट। यहाँ पे भी चाहो तो लिख लो रिसोर्स, बस यहाँ पे प्रीएम नहीं होगा क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है। क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है, प्रोसेस का जब मन करेगा वो तब लीव करेगा, और प्रोसेस क्या, ऑब्वियस बात है पूरा एग्जीक्यूट होकर ही निकलेगा। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन, इधर अपना रिसोर्स
डीएलोकेशन, डीएलोकेशन। ओके, तो ये हो गया नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस स्टेट्स, ये हो गया आपका प्रीएम्प्टिव के लिए। अब इसमें जो स्टेट है उनके बारे में थोड़ा बहुत लिख लो, जैसे आपकी न्यू स्टेट है। ओके, ऑल इंस्टॉल्ड प्रोसेस आर इन known to be in न्यू स्टेट। ओके, जो भी सारे नए प्रोसेस हैं वो किधर आपको न्यू स्टेट में मिलेंगे। जो भी सारे इंस्टॉल्ड प्रोसेस हैं, ऑल इंस्टॉल्ड प्रोसेस, जो भी सारे प्रोसेस हैं, जैसे हमारा 10 प्रोसेस हैं, पूरे के पूरे 10 किधर आपको न्यू स्टेट के अंदर मिलेंगे। फिर आपका है रेडी स्टेट। इसमें क्या होगा आपका, जो रन होना चाहते हैं, ऑल इस 10 में से सपोज 5 रन होना चाहते हैं, वो किधर रेडी स्टेट में होंगे। ऑल प्रोसेसेस विच आर, लाइन पे ध्यान देना, विच आर वेटिंग टू रन ऑन CPU are known to be in किधर रेडी स्टेट, रेडी स्टेट। ओके, अब अगली कौन सी है, अगली स्वाभाविक है, जैसे रनिंग और टर्मिनेटेड आपको पता ही है, बड़ी ऑब्वियस है। जैसे अगर रनिंग की बात कर लूँ मैं, तो रनिंग में क्या होगा आपका, अ प्रोसेस which is running on CPU has its state as running. Okay, a process which is running on CPU has its state as running, बड़ी ऑब्वियस बात है। नेक्स्ट है आपका टर्मिनेटेड, जिसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है वो भाई टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें लिख लो अ completed process has its state as terminated। ओके, फिर है वेटिंग या बोल दो ब्लॉक्ड, वेटिंग या बोल दो ब्लॉक्ड। क्या होगा इसमें, इसमें होगा आपका ऑल प्रोसेस, ऑल processes which are waiting for any IO और इवेंट। जो IO और किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए वेट कर रहे होंगे वो किधर होंगे, नाम भी क्या है, वेटिंग या बोल दो ब्लॉक स्टेट। तो ये सारी स्टेट हो गई, एक हो गई न्यू, रेडी, न्यू में मतलब जो भी सारे प्रोसेस हैं वो सिर्फ न्यू में होंगे। दूसरा, जो एग्जीक्यूट होना चाहते हैं या रन होना चाहते हैं वो रेडी में आ जाएंगे। फिर जो रनिंग में है, जो प्रोसेस रन हो रहा है ऑब्वियसली उसकी स्टेट क्या होगी, रनिंग। जो कंप्लीट हो चुका है उसकी टर्मिनेटेड। और फिर जो लोग आयो या किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए वेट कर रहे होंगे वो किधर होंगे, वेटिंग और या बोल दो ब्लॉक्ड स्टेट में होंगे। इसमें से दो जो ट्रांजिशन है वो वॉलेंट्री है, टू ट्रांजिशंस आर वॉलेंट्री। क्या आपके वॉलेंट्री, जैसे वॉलेंट्री मतलब प्रोसेस कैन टेक these transitions by
itself. ओके, जैसे सबसे पहला है रनिंग टू टर्मिनेटेड, दूसरा है अपने पास रनिंग टू ब्लॉक्ड. ये दो ट्रांजिशन क्या है, रनिंग स्टेट से टर्मिनेटेड और रनिंग टू ब्लॉक्ड या बोलो वेटिंग स्टेट. ये क्या है, दोनों वॉलेंट्री है. तो ये सब चीजें हमें, छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी है. ओके, नेक्स्ट है आपका सीपीयू वर्सेस आईओ बाउंड प्रोसेस. ये बताओ क्या होगा, सोच के बताओ जरा, सोचो जरा इसके बारे में. देखो, सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड का मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए, जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में टाइम ज़्यादा लेंगे, सीपीयू या बोल दो एग्जीक्यूशन में टाइम ज़्यादा खर्च करेंगे या सीपीयू के ऊपर ज़्यादा टाइम खर्च करेंगे, वहां पे वो कौन से प्रोसेस होंगे आपके, सीपीयू बाउंड. आईओ बाउंड मतलब जो आईओ में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, वो क्या होंगे आपके आईओ बाउंड प्रोसेस. तो यहाँ पे लिखो सीपीयू बाउंड. इसमें क्या होगा आपका, दीज प्रोसेसेस, कौन से मतलब सीपीयू वाले, दीज processes require more CPU time, and या बोल दो and spend more time in the running state, running state. तो वो कौन से होंगे आपके सीपीयू बाउंड प्रोसेस हो गए. या ऐसे भी लिख सकते हो और करके, इफ द प्रोसेस इज इंटेंसिव in terms of CPU operations. तो वो प्रोसेस कौन से होंगे आपके CPU बाउंड प्रोसेसेस होंगे. ओके, चाहे ये बोल दो चाहे ये बोल दो, वो प्रोसेस जो CPU पे ज़्यादा टाइम खर्च करेंगे, या बोल सकते हो जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए ज़्यादा CPU टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, या बोल दो स्पेंड मोर टाइम इन दी रनिंग स्टेट. ऑब्वियस बात है भाई, सपोज एक प्रोसेस P1 है, इसको एग्जीक्यूट करने में CPU टाइम काफ़ी लग रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किधर बिताएगा अपना रनिंग स्टेट के अंदर. या बोल दो इफ द प्रोसेस इज इंटेंसिव इन टर्म्स ऑफ CPU ऑपरेशंस, ये भी बोल सकते हो. अब दूसरा है आपका आईओ बाउंड प्रोसेस, या आईओ बाउंड लिख लो, ऊपर हमने ऑलरेडी प्रोसेस लिख दिया. तो इसमें क्या होगा, आईओ में ज़्यादा टाइम, अपना जो टाइम है वो आईओ में ज़्यादा खर्च करेंगे. ओके, द प्रोसेस, यहाँ पे लिखो द प्रोसेस रिक्वायर मोर IO time and spend more time in waiting state. ओके, तो वो कौन से प्रोसेस होते हैं, आईओ बाउंड. इसमें और एक चीज लिख लो, दे आर लिमिटेड by the speed of input and output operations. या इसमें और करके एक चीज यही सेम लिख सकते हो कि if
process is intensive in terms of IO operations, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, जैसे इसमें ये वाली लाइन भी ऐड कर सकते थे, यहाँ इस फुल स्टॉप के बाद यहाँ से यहाँ पे, इस फुल स्टॉप के बाद ये वाली लाइन, ठीक है, इस डेफिनेशन के पहले, इसके बाद यहाँ से ऐड कर सकते थे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या ऐड कर सकते थे, they are limited by the processing power of CPU। ओके, तो ये हो गया आपके CPU बाउंड और IO बाउंड प्रोसेस। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, थोड़ा भी थ्योरी चल रही है, इंट्रो है, हो सकता है भी आपको थोड़ी बहुत बोरियत है, बट आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। CPU शेड्यूलिंग में, मेमोरी मैनेजमेंट में, सिंक्रोनाइजेशन में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, फाइल सिस्टम में। ओके, तो अभी थोड़ा इंट्रो चल रहा है, तो थोड़ा जो भी नए नए टर्म्स आ रहे हैं ना, उनको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग। कैसे प्रोसेस को आप शेड्यूल करते हो, ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, फॉर बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन और परफॉर्मेंस। प्रोसेस शेड्यूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड क्या है इसकी, कि भाई अगर प्रोसेस को आप सही से शेड्यूल करोगे तो क्या, क्यों शेड्यूल करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है और अपनी परफॉर्मेंस पे भी हमें ध्यान देना है। तो जैसे जॉब क्यू है, क्या है जॉब क्यू, कैसे शेड्यूल करोगे जॉब क्यू, तो वेयर ऑल न्यू स्टेट्स प्रोसेसेस आर स्टोर्ड। जैसे ये स्टेट थी, कहाँ गई, न्यू, यहाँ पे क्या आपका जॉब क्यू होता है, क्या होता है आपका जॉब क्यू। ओके, यहाँ पे सारे नए प्रोसेसेस इंस्टॉल्ड होते हैं। अब अगला है आपका रेडी क्यू, जहाँ पे जो लोग एग्जीक्यूट होने जा रहे हैं, प्रोसेसेस इन रेडी स्टेट आर kept into रेडी क्यू। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बोल दी हमने, ऑब्वियस बात है, जो प्रोसेस रेडी स्टेट में होते हैं उनको किधर, रेडी क्यू में रखते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका डिवाइस क्यू, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है, डिवाइस क्यू मतलब प्रोसेसेस वेटिंग फॉर अ डिवाइस kept into its डिवाइस क्यू। तो भाई जो डिवाइसेस है उसका भी क्यू है अपना, डिवाइसेस जो है क्यू में सारे पड़े हुए हैं, एक एक करके निकालेंगे। रेडी क्यू, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, या बोल दो जो रेडी स्टेट के अंदर प्रोसेस होते हैं वो सारे किधर, रेडी क्यू के अंदर होते हैं। और जॉब क्यू, वेयर ऑल न्यू स्टेट प्रोसेसेस आर इंस्टॉल्ड, मतलब जो आपकी न्यू स्टेट है उसके अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो किधर स्टोर होते हैं, जॉब क्यू के अंदर। किधर, जॉब क्यू के अंदर। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे, कहीं पे भी, दोनों जगह पे, जैसे यहाँ पे क्या न्यू स्टेट है ये, इसके अंदर जो भी सारे प्रोसेस होंगे वो किधर,
जॉब क्यू में स्टोर होंगे। जैसे आपका रेडी स्टेट है, इसके अंदर जो भी सारे प्रोसेस होंगे वो किधर, रेडी क्यू में स्टोर होंगे। एक होता है आपका डिवाइस क्यू, क्या आपका डिवाइस क्यू, उसके अंदर सारे आपके क्या डिवाइसेस स्टोर होते हैं, ठीक है। प्रोसेसेस वेटिंग फॉर डिवाइस कीप इनटू गेट्स डिवाइस क्यू, ठीक है। जैसे डिवाइस स्टोर नहीं होते, जैसे कि मतलब प्रोसेसेस वेटिंग फॉर डिवाइस, ओके, मतलब जो प्रोसेस डिवाइस का वेट कर रहे होते हैं ना, डिवाइस का वेट कर रहे होते हैं, उनको हम डिवाइस क्यू में रखते हैं, ओके। बड़े ध्यान से समझना, जो प्रोसेस डिवाइस का वेट कर रहे होते हैं, डिवाइसेस का वेट कर रहे होते हैं, उनको हम डिवाइस क्यू में रखते हैं। वो प्रोसेस जो रेडी स्टेट में है उनको हम रेडी क्यू में रखते हैं। जो प्रोसेस न्यू स्टेट में उनको हम जॉब क्यू में रखते हैं। ये चीज हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लो रेडी क्यू को अगर थोड़ा सा दिखाएं, इन सब चीजों की बताने की जरूरत हमें थी नहीं, बट फिर भी हमने बता दिया। हम डायरेक्टली भी कर सकते थे कि यहाँ से सीधा ये स्टेट दिखाते और सीधे यहाँ से सब छोड़ के बीच में जंप ना करते, सीधे दूसरी चीज पे जंप कर जाते। लेकिन पता होना चाहिए आपको, अगर कोई पूछ दे तो रेडी क्यू, जैसे मान लो रेडी क्यू है आपका, जो भी रेडी स्टेट के सारे प्रोसेस होते हैं वो रेडी क्यू में पड़े होते हैं। तो मान लो ऐसे कुछ शेड्यूल है अपने, मान लो P1 है यहाँ पे, ये सब बारी बारी से शेड्यूल है। यहाँ P1 है अपना, ये P2 है, ये P3 है, और सबका अपने पास क्या उसका PCB है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये आपका क्या रेडी क्यू है, एक एक करके एग्जीक्यूट होंगे। मतलब सबसे पहले P1 रन होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ये कौन आपका रन के लिए जाएगा। मान लो P1 गया, फिर P2 जाएगा, फिर P3 जाएगा। मान लो P1 गया, थोड़ा एग्जीक्यूट हुआ, फिर प्रीएम्प्ट हो गया, या बोल दो रनिंग के लिए चला गया, सॉरी आईओ के लिए चला गया। तो आईओ के लिए जब चला जाएगा तो P2 रन होने आ जाएगा। सपोज मान लो P2 रन हो रहा है, आईओ इसने कंप्लीट किया, P1 ने किधर जाएगा, रेडी क्यू में, यहाँ पे फिर से यहाँ पे P1 लग जाएगा। ये तो ये सब सिनेरियो चल रहा होता है पूरा, ओके। और प्रोसेस को हम शेड्यूलिंग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें भाई रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज करना है और अपनी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना है, उसको भी हमें इंक्रीज करना है, ओके। इसको भी हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस को भी हमें इंक्रीज करना है, ओके। अब हम जरा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, जो भी हमने पढ़े इसको भी जरा देख लिया जाए। हालांकि हमने बता तो दिया ही है कौन कहाँ कब क्या काम करता है। जैसे आपका एक है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, एक शॉर्ट टर्म, एक होता है मिड टर्म। उसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लॉन्ग टर्म के बारे में लिख लो, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है भाई, इसमें ब्रिंग्स प्रोसेस फ्रॉम, कहां से, न्यू स्टेट से किधर, रेडी स्टेट में लेके आता है, फ्रॉम न्यू टू रेडी स्टेट, न्यू टू रेडी स्टेट। कंट्रोल्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, या बोल दो इंक्रीज दी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया DOM। तो यहां से हमें क्या पता चला, जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो क्या करता है, जो भी प्रोसेसेस न्यू स्टेट में है वहां से उठा करके उनको किधर ले जाता है, रेडी स्टेट के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है, या बोल दो कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या इंक्रीज करता है। ध्यान में बनाए रहना है बात। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, LTM, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। दूसरा है अपने पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ डिसीजन लेता है। जैसे कई सारे प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, इनमें से वो सेलेक्ट करेगा किसी एक को कि भाई आप आओ और आप रनिंग के लिए जाओ, ओके। कौन सा इसमें से रन होगा, इन तीनों प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस रन होगा, उसका डिसीजन कौन लेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। सेलेक्ट्स, यहां पे ले लो, सेलेक्ट्स
वन एमंग ऑल ready processes to run on CPU. ओके ओके, ये सिर्फ क्या डिसीजन लेता है, ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं। ओके, डिसीजन नेक्स्ट है, क्योंकि इस पे एक PYQ आया था और लोग गलत करके आए थे। तीसरा है आपका मिड टर्म शेड्यूलर। मिड टर्म शेड्यूलर, इसका जो मेन काम होता है स्वैप इन स्वैप आउट का होता है। स्वैप इन स्वैप आउट कैसे, अभी समझाता हूं। सबसे पहले समझो, अपने पास सपोज एक मेन मेमोरी है, अपने पास एक मेन मेमोरी है। ओके, ये मान लो मेन मेमोरी, यहाँ पे OS पड़ा हुआ है मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी, और जो भी मान लो प्रोसेस है उनके PCB यहाँ पे है, उनके क्या यहाँ पे PCB है। जो भी प्रोसेस आप रन कर रहे हो मेन मेमोरी में, मान लो आप गेम खेल रहे हो, यहाँ पे PUBG खेल रहे हो, ओके, आप उसके साथ साथ व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हो साथ साथ में करंट में, तो ये सब कहाँ रैम में होगा। जैसे कई सारे आप एप्लीकेशन खोल के रखते हो, आप व्हाट्सएप भी चला रहे हो, आप साथ साथ में PUBG भी खेलते जा रहे हो, और बैकग्राउंड में व्हाट्सएप भी रन हो रहा है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, या बोल दो आपका क्या मेल भी खुला है, ठीक है, ये सारा कुछ मेन मेमोरी में चल रहा है। ये सारे क्या है, प्रोसेस ही तो है, प्रोसेस है, इनके PCB भी पड़े हुए हैं, ये भी साथ साथ अपना अपडेट हो रहे होंगे, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। दूसरी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी मेमोरी, ओके, ये आपकी क्या सेकेंडरी स्टोरेज। तो क्या हुआ, मान लो आप बढ़िया आराम से गेम खेल रहे थे, बढ़िया आप गेम खेल रहे थे, ये मेन मेमोरी है, पूरी मेन मेमोरी आपका स्पेस जो है पूरा भरा हुआ है, बैकग्राउंड में आपका व्हाट्सएप है, मेल भी खुला हुआ है, आप साथ साथ में PUBG भी खेल रहे हो या और भी कुछ एप्लीकेशन खुले हुए हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अब मेन मेमोरी में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। ओके, मेन मेमोरी में स्पेस नहीं है। कोई एक अचानक से रिक्वेस्ट आई कि भाई नया असाइनमेंट आ गया कॉलेज से, आप नोटिफिकेशन आया, आपने ऊपर ऐसे देखा नोटिफिकेशन आ गया असाइनमेंट, ओके, अब आप उसको देखना चाहते हो कि असाइनमेंट क्या है, हालांकि एट द एंड ऑफ द डे आपको कॉपी ही करना है, लेकिन फिर भी आप देखोगे। तो असाइनमेंट आपने देखा, आपको क्या देखना है उसके अंदर क्या है, तो आप क्या करोगे, अब मेन मेमोरी में जगह नहीं है तो क्या करोगे, किसी ना एक चीज को तो बंद करना ही पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे असाइनमेंट पे, तो कोई ना कोई, क्योंकि भाई जगह बनानी है मेन मेमोरी में, तो कोई ना कोई प्रोसेस क्या होगा, यहाँ से स्वैप आउट होगा, कोई ना कोई प्रोसेस यहाँ से निकलेगा। मान लो गेम निकल गया, तो गेम निकल के किधर जाएगा, दोबारा से किधर जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में, यहाँ पे आ गया। ये क्या है आपका स्वैप आउट, ये क्या है आपका स्वैप आउट। जब प्रोसेस आपका मेन मेमोरी से निकल के सेकेंडरी मेमोरी में जाता है तो क्या होता है, वो स्वैप आउट होता है। जैसे ही गेम यहाँ से निकलेगा, गेम मान लो निकल गया यहाँ से, जगह बन गई मेन मेमोरी में, पहले थी नहीं, अब क्या होगा, आपकी PDF ये खुल जाएगी, जो भी .pdf है आपकी खुल जाएगी। यहाँ पे क्या आ गई, कैसे दिखाओगे, इसको ऐसे कर दो, आपने गेम को यहाँ से निकल गया, अब क्या आ गई यहाँ पे PDF, आपने PDF देखी, क्वेश्चंस देखे, आपको लगा ठीक है लास्ट में कॉपी कर लेंगे, मैं मजाक कर रहा हूँ, आपने मतलब देख लिया PDF, तो अब ये मेन मेमोरी में आपकी PDF आ गई, गेम किधर सेकेंडरी मेमोरी में चला गया। फिर आपने जैसे ही देख ली, आपका काम हो गया, आपको पता चल गया कि हम कर लेंगे, लास्ट में कॉपी करके भेज देंगे। फिर क्या किया, आपका फिर मन हो गया गेम खेलने का, तो आपने क्या किया, दोबारा से गेम को उठाया, गेम दोबारा जैसे ही चालू करोगे तुरंत तो उठ के किधर, PDF गई बाहर, दोबारा गेम आ गया आपका। तो ये क्या हो गया आपका स्वैप इन, ये क्या हो गया स्वैप इन। तो ये आपका स्वैप इन जो स्वैप आउट है, ये कौन कर रहा होता है, मिड टर्म शेड्यूलर कर रहा होता है। कौन, मिड टर्म शेड्यूलर, बस ये चीज याद रखना है। और अगर ये जो अब जैसे इसमें प्रोसेस हैं कई सारे, तो इन प्रोसेस की प्रायोरिटी भी होगी कि अगर जैसे मान लो जगह नहीं है अभी यहाँ पे, तो कौन स्वैप होगा। जैसे अभी तो गेम चला गया, मान लो प्रायोरिटी नहीं है तो गेम उठ के चला गया। मान लो अगर इसकी प्रायोरिटी होती कि भाई अगर स्वैप होने की बात आएगी तो सबसे पहले मेल जाएगा, फिर व्हाट्सएप जाएगा, सबसे लास्ट में गेम जाएगा, तो ये प्रायोरिटी हो गई। जब प्रायोरिटी इंक्लूड हो जाती है तो इसमें, तो उसको बोल देते हैं हम, नया नाम दे देते हैं रोल आउट रोल इन, बस इतना सा याद रखना है।
फिलहाल मोटा मोटा इतना याद रखो, स्वैप इन मतलब रैम से जब प्रोसेस निकल के सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, और जब आप प्रोसेस स्वैप आउट क्या होता है आपका, स्वैप आउट क्या होता है जब आप मेन मेमोरी से प्रोसेस को निकाल के सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, और स्वैप इन क्या होता है जब आप सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को मेन मेमोरी में लाते हो। ओके, बस ये स्वैप इन स्वैप आउट कौन परफॉर्म करता है, मिड टर्म शेड्यूलर। कोशिश करना मेरे भाई समझने की। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत दिमाग में डाल पाऊँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को फील कर पाओ आप। इट परफॉर्म्स स्वैपिंग, कौन, मिड टर्म शेड्यूलर। स्वैपिंग 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 इट परफॉर्म्स स्वैपिंग। ठीक है, स्वैपिंग में भी स्वैप आउट एंड स्वैप इन। ओके, जिसमें स्वैप आउट क्या होता है आपका, यहां पे लिख लो, स्वैप आउट क्या होता है, मूव्स 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 फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क, मूव्स मूव्स फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी। जब आप प्रोसेस को किधर, मेन मेमोरी से, सॉरी फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी, सॉरी फ्रॉम मेन मेमोरी, तो उल्टा हो गया, ये तो स्वैप इन हो जाएगा, फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्वैप आउट हो जाएगा। ये क्या है आपका, स्वैप आउट है। स्वैप इन क्या होगा, मूव्स फ्रॉम फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी। ये आपका क्या, स्वैप इन है, स्वैप इन। ओके, लेकिन जो ये स्वैप इन स्वैप आउट हो रहा है यहाँ पे, जैसे गेम निकल गया, पीडीएफ रीडर आ गया, मान लो पीडीएफ रीडर आपने खोल दिया, लेकिन पीसीबी मेन मेमोरी में ही है, पीसीबी अभी भी गेम का मेन मेमोरी में ही है, ये चीज याद रखना। बट पीसीबी इन मेन मेमोरी, पीसीबी इन मेन मेमोरी स्टिल। ओके, पीसीबी वहीं पड़ा हुआ है, पीसीबी नहीं गया कहीं। अगला है अपने पास, इफ स्वैपिंग इफ स्वैपिंग स्वैपिंग इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, जो मैंने लास्ट लाइन बताई थी, प्रायोरिटी ऑफ processes, then it is known as rolling, क्या बोलते हैं इसको, रोलिंग के अंदर से रोल आउट कब, जब आप मेन मेमोरी से किधर, डिस्क में, रोल इन जब डिस्क टू मेन मेमोरी। ओके, अगर आपकी स्वैपिंग जो है वो किस पे, प्रायोरिटी पे बेस्ड है, प्रोसेस की प्रायोरिटी पे बेस्ड है, तो उस केस में क्या, उसको बोला जाएगा, नया नाम दे दिया, रोलिंग। तो अगर डिस्क से मेमोरी के अंदर जाएगा, मेन मेमोरी के अंदर, तो उसको रोल इन बोल देंगे, और मेन मेमोरी से अगर डिस्क के अंदर जाएगा तो उसे रोल आउट बोल देंगे। तो ये होता है आपका मिड टर्म शेड्यूलर। ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। कैसे, देखो दो तरीके से। जब प्रोसेस मेन मेमोरी से निकल के सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, मेन मेमोरी से निकल के सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या, डिक्रीज होगी, क्योंकि प्रोसेस क्या, मेन मेमोरी से निकल के क्या, सेकेंडरी मेमोरी में जा रहा है। जब प्रोसेस, आप कई सारे प्रोसेस मान लो सेकेंडरी मेमोरी से आप मेन मेमोरी में डालोगे, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस आप बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आपकी क्या, इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और आपका मिड टर्म शेड्यूलर। अब जो हमने प्रोसेस स्टेट आपको सिखाई थी, ठीक है, ये वाली, अब इसमें थोड़ा अपडेशन हुआ, ठीक है। अब देखना, अपडेटेड प्रोसेस स्टेट्स, देखना जरा क्या है भाई इसमें, अपडेटेड प्रोसेस स्टेट्स में। जैसे अपनी पुरानी वाली स्टेट क्या थी, यहाँ से देखना, न्यू स्टेट, जहाँ पे सारे प्रोसेस स्टोर थे न्यू स्टेट में, फिर आपका रेडी स्टेट, सब पुराना वाला ही बना रहा हूं मैं, यहाँ पे आपका रनिंग,
यहाँ पे आपका टर्मिनेटेड, ओके, रनिंग हो गया आपका, और क्या हो गया आपका, टर्मिनेटेड हो गया। यहाँ पे आपका वेटिंग, इस चीज को भैया बहुत ध्यान से समझना, वेटिंग और ब्लॉक, ओके। सिंपल पहले क्या होता था, नॉर्मली यहाँ से यहाँ आ गए, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने क्या किया, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में ले आया प्रोसेस, और फिर यहाँ से क्या शेड्यूल हुए, यहाँ पे क्या शेड्यूलर होगा, यहाँ पे शेड्यूल हुए, या बोल दो डिस्पैच, ठीक है। और क्या, अगर मान लो प्रीएम्प्ट होना होगा तो प्रीएम्प्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्रीएम्पशन दिखा दो, प्रीएम्पशन, यहाँ पे एग्जिट, अगर कंप्लीट हो गया उसका एग्जीक्यूशन, ओके, एग्जिट हो गया। और अगर आयो के लिए जाना है तो आयो दिखा दिया, ये सब पुराना ही चल रहा है, जो पुराना मैंने बताया था। वेटिंग, अभी नया ऐड होगा इसमें, वेटिंग फॉर आयो, और यू कैन से इवेंट। यहाँ से मान लो अगर आयो उसका कंप्लीट हो गया तो किधर, रनिंग में नहीं जाएगा, किधर, रेडी में जाएगा दोबारा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, यहाँ पे क्या बोलोगे, छोटा करके लिख लो यहाँ पे, वेटिंग, वेटिंग, सॉरी वेटिंग क्यों, तो कंप्लीट हो गया ना, आयु कंप्लीशन, आयु कंप्लीशन, ओके। अब मुझे जो मैं बोलूं उसको जरा ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं मेरे शब्दों को थोड़ा सा पकड़ना। जो भी ये सारा प्रोसेस है, ये जो भी सब कहानी चल रही है, ये किधर, ये सब मेन मेमोरी में हो रहा होगा, ये सब किधर, मेन मेमोरी में हो रहा होगा। इसी वजह से हमने पहले आपको मिड टर्म शेड्यूलर समझाया यहाँ पे। अब मैं आपको ये अपडेटेड प्रोसेस स्टेट समझाने जा रहा हूँ। तो एक चीज जरा मुझे बताना, मान लो ये सब नॉर्मल है, न्यू से रेडी में आए, न्यू से रेडी में आए, रेडी से अपन रनिंग में आए, मान लो रन हो रहे थे, तभी क्या हुआ, हमें आयो की रिक्वेस्ट करनी है, हमें आयो करना है, तो क्या हम चले गए किधर, ब्लॉक्स वेटिंग स्टेट में। लेकिन ऐसा हुआ कि वेटिंग स्टेट में क्या हर जगह क्यों होगा, यहाँ पे भी क्यों होगा, ठीक है। तो वेटिंग में क्या हुआ, पहले से ही इतने सारे प्रोसेस पड़े हुए हैं, ठीक है, वो पहले से ही वेट कर रहे हैं, काफी लोग पहले से ही आयो के लिए वेट कर रहे हैं। अब मान लो ये नया प्रोसेस आया, मान लो P4 आया, अब जगह ही नहीं खाली है यहाँ पे जगह ही नहीं खाली है, यहाँ पे पहले से ही कुछ प्रोसेस पड़े हुए हैं जो आयो के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये P4 कहाँ स्टेट, कहाँ स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो जगह नहीं है। तो एक नई स्टेट बनेगी आपकी, इसको बोलोगे सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट, सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट। तो अभी P4 किधर, फिलहाल के लिए किधर जाएगा, इस वाली स्टेट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रोसेसेस है जो आयो के लिए पहले से वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जगह ही नहीं है क्यू में, तो P4 किधर, इधर आएगा, किधर आएगा, इधर। तो इसको बोल दोगे सस्पेंड हो, P4 क्या सस्पेंड हो गया, यहाँ पे इसको जगह नहीं मिली, तो इसको बोल दो सस्पेंड। यहाँ पे क्या ट्रांजिशन हुआ, ऑपरेशन हुआ, सस्पेंड। फिर जैसे ही थोड़ी जगह बनी, मान लो क्यू में थोड़ी जगह हो गई, कुछ लोग जो आयो करने के लिए आए हुए थे वो अपना काम करके आयो कंप्लीट करके निकल गए, तो सस्पेंड वाले, हाँ आयो करके निकल गए मान लो, तो P4 आया, ये भी अपना वेट किया, फिर सस्पेंड से किधर दोबारा से क्या रिज्यूम होगा, क्योंकि अभी ये सस्पेंड स्टेट में पड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, तो मजबूरी थी भाई, यहाँ पे उसको वेट करना पड़ा। जैसी जगह खाली हुई, इसने क्या किया, रिज्यूम किया अपना आयो, ये भाई अब यहाँ पे थोड़ी देर आयो करेगा। जैसे इसका आयो कंप्लीट होगा, मान लो इसका आयो कंप्लीट हो गया, तो ये किधर जाएगा, रेडी स्टेट में जाएगा, किधर, रेडी स्टेट में जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ जगह ही ना खाली हो रेडी क्यू में, मान लो यहाँ पे 5 प्रोसेस थे, P1 P2 P3 P4, पूरी क्यू में पूरी जगह भरी हुई है। अब बताओ ये P4 कहाँ जाएगा, मजबूरी है इसकी, क्या करेगा भाई, यहाँ पे रेडी में आना था इसको, लेकिन जब रेडी में आया तो यहाँ पे जगह ही नहीं खाली थी, रेडी स्टेट में जगह ही नहीं खाली थी, पूरा क्यू क्या भरा हुआ था। तो एक नई स्टेट बनती है, सेम ऐसे ही, क्या सस्पेंडेड, जिनको यहाँ पे जगह नहीं मिलती ना वो यहाँ पे आते हैं, सस्पेंडेड रेडी स्टेट। तो क्या है, यहाँ से सस्पेंड हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं थी, जब यहाँ जगह नहीं थी तो क्या सस्पेंड होके किधर, सस्पेंडेड रेडी स्टेट में आ गया। फिर जैसे ही यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह खाली होगी, 1-2 प्रोसेस आगे रनिंग के लिए जाएंगे, तो जैसे ही यहाँ जगह उसको मिलेगी तुरंत क्या कर लेगा, रिज्यूम कर लेगा अपना, और यहाँ से
इस स्टेट में आएगा ना, क्योंकि यहाँ जगह खाली नहीं थी, तो आयो से सीधे किधर, सस्पेंडेड रेडी स्टेट में आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल दो, आयो और इवेंट कंप्लीट। तो ये आपका अपडेटेड प्रोसेस स्टेट्स है। ओके, जिसमें ये जो माजरा पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा ध्यान से देखना, ये इन दो स्टेट को छोड़ के ये वाला पूरा माजरा यहाँ पे, ये वाला, ये पूरा किधर, मेन मेमोरी में चल रहा होगा। किधर, ये सब पूरा मेन मेमोरी में चल रहा होगा। ठीक है, और जो ये वाला सस्पेंड वाला काम है, ठीक है, ये वाला यहाँ से लेके ये सस्पेंड वाला, अरे यार ऐसे नहीं, सस्पेंड वाला जो पूरा काम है, ये वाला यहाँ से लेके ये पूरा सस्पेंड वाला, ठीक है। एक बार मैं रफ कर देता हूँ जिससे देख लो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। ये सस्पेंड लिखा हुआ है, ये रिज्यूम, ये सस्पेंड, ये रिज्यूम, ये आयो और इवेंट कंप्लीट। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ये जो इतना आपका काम है, ये वाला, ये किधर चल रहा होगा, ये चल रहा होगा सब सेकेंडरी मेमोरी में। किधर, सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, बड़ी जाहिर सी बात है भाई कि जैसे मान लो वेटिंग स्टेट है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक साथ बहुत सारे प्रोसेस आयो के लिए वेट कर रहे हो, तो उसमें जगह ही ना हो। भाई हर जगह क्या, हर स्टेट में क्यू होगा, तो इस क्यू में मान लो जगह ही नहीं है। अब जब जगह ही नहीं है तो क्या, जो P4 नया प्रोसेस आयो के लिए आया, ये सस्पेंड हो जाएगा। तो किधर जाएगा, सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट में जाएगा, यहाँ पे वेट करेगा। फिर क्या, रिज्यूम करेगा, ये अपना आयो करेगा। फिर सपोज आयो कंप्लीट करके ये भाई साहब ऊपर गए, ये भाई साहब ऊपर गए रेडी के लिए, रेडी क्यू में बैठने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन रेडी क्यू में जगह नहीं है। वहाँ पहले से 5-6 लोग, या बोलो 5-6 प्रोसेस पहले से पड़े हुए वहाँ पे, तो क्या, वहाँ से बेचारे को निराशा मिली, वहाँ से सस्पेंड होकर किधर, सस्पेंडेड रेडी स्टेट में आ गया। फिर इंतजार कर रहा है, जैसे क्यू, रेडी क्यू में जगह खाली हुई तो तुरंत रिज्यूम हो गया, तुरंत चला गया एग्जीक्यूट होने के लिए, या रिज्यूम। ओके, तो ये होता है आपका अपडेटेड प्रोसेस स्टेट्स। ओके, ये जो इधर वाला मामला है पूरा, ये सेकेंडरी मेमोरी में हो रहा होता है, ये सारे ऑपरेशन इधर। और ये वाला जो पूरा रनिंग है इधर वाली, जो ये मैंने बनाया, ये वाला पूरा इधर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा किधर, मेन मेमोरी में हो रहा होता है। ओके, थोड़ा घुसू हो गया, लेकिन देख लेना, समझ में तो आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। ओके, तो और ये जो सारा काम है, ये जो सारा काम है, ये कौन कर रहा होगा, मिड टर्म शेड्यूलर, स्वैप इन स्वैप आउट वाला। ओके, ये कौन कर रहा होगा, मिड टर्म शेड्यूलर। तो ये चीज हमें यहां से याद रखनी है। क्योंकि यहाँ पे जो सस्पेंड रिज्यूम चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे कौन है, मिड टर्म शेड्यूलर यहाँ पे कर रहा होगा। ओके, तो ये चीज आपको कंप्लीट कर लेनी है, ये चीज आपको कंप्लीट कर लेनी है। एक क्वेश्चन है इसमें, which of the following scheduler reduces the degree of multi प्रोग्रामिंग। ऑप्शन दिए हुए थे, सबसे पहला शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, तीसरा आपका मिड टर्म शेड्यूलर, और लास्ट ऑप्शन है आपका लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म शेड्यूलर। मिड टर्म शेड्यूलर लिख लेना अपने हिसाब से बोल। तो बताओ सही क्या होगा इसमें से। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलर रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। आंसर बताना थोड़ा सोच के। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो क्या करता है, इसका काम क्या है, सिर्फ डिसीजन लेना। तो ये तो कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ना तो ये इंक्रीज करता है, ना ही ये डिक्रीज करता है, इससे कोई मतलब नहीं। ओके, यहाँ पे लिख लो, डज नॉट अफेक्ट डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ना ही ये कंट्रोल कर, या बोल सकते हो ना ही ये डिक्रीज करता है, ना ही ये इंक्रीज करता है, इससे कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ डिसीजन लेता है। तो ये तो आंसर अपना नहीं है, दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर।
क्या है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये क्या करता है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है, ओनली इंक्रीज, सिर्फ क्या, इंक्रीज करता है। जो न्यू स्टेट में जो प्रोसेस है उनको उठा करके किधर लाता है, रेडी क्यू में। तो ये क्या करता है, सिर्फ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करता है। तो फिर ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि हमसे रिड्यूस पूछा है। कौन करेगा, मिड टर्म शेड्यूलर। ये भी गलत है। और कैसे करेगा, जब ये स्वैप आउट करेगा। ठीक है, जो ये स्वैप आउट वाला ऑपरेशन है, इससे क्या होता है, आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या डिक्रीज होती है। हमने अभी आपको बताया था, कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे हमने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो। ओके, और अगर यहाँ पे इंक्रीज की बात करी जाती तो क्या हो जाता है, दोनों हो जाते हैं, ये भी और ये भी। क्योंकि जो मिड टर्म शेड्यूलर है वो आपका स्वैप जब आउट करेगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिक्रीज होगी। जब स्वैप इन होगा, इसका मतलब क्या, प्रोसेस जो है सेकेंडरी मेमोरी से किधर, मेन मेमोरी में ट्रांसफर हो रहा है, तब यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होगी। ओके, क्योंकि दो ऑपरेशन होते हैं, ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है मिड टर्म शेड्यूलर। ओके, और अगर यहाँ ये डिक्रीज की बात है, तो डिक्रीज की बात है, तो इस वजह से क्या, मिड टर्म शेड्यूलर क्या स्वैप आउट परफॉर्म कर रहा होगा, तो इस केस में क्या होगा, आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिक्रीज होगी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, मिड टर्म शेड्यूलर। अगर इंक्रीज की बात कर दी जाती तब तो ये दोनों ही होते, ये भी होता और ये भी होता। लॉन्ग टर्म क्या इंक्रीज करता है, और मिड टर्म कैसे इंक्रीज करेगा, स्वैप इन करके। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देख लेना। ओके।